हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निमोनाइटिस के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या होता है निमोनाइटिस। जैसा कि इसके नाम में ही सजेस्ट हो रहा है, इसका नाम ही हमें बता रहा है आइटिस। आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन। तो हमारे जो पैरेन्काइमेटस सेल्स होती है उनका क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। किसका इन्फ्लामेशन हो जाता है, पैरेन्काइमेटस सेल्स का जो है वो इन्फ्लामेशन हो जाता है। और क्या होता है इसके अंदर कि जो हमारे पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, वो हमारे पाए जाते हैं एल्वेलाई के अंदर। ये हमने एनाटॉमी के अंदर डिस्कस किया था, ठीक है, कि एल्वेलाई कहाँ होती हैं, ठीक है, और एल्वेलाई के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो वही हमारी एल्वेलाई जो होती हैं उनके अंदर जो है वो पैरेन्काइमेटस सेल्स जो है वो पाए जाते हैं। तो उनका इन्फ्लामेशन हो जाता है। यहाँ पर जो हमारा एल्वेलाई है उनका इन्फ्लामेशन हो जाता है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं निमोनाइटिस। ये कंडीशन जो है वो जनरली हमारे एल्वेलाई के अंदर हमें देखने को मिलती है, ठीक है। जैसा कि हमारा इन्फ्लामेशन हो जाएगा हमारे एल्वेलाई के अंदर, उसके बाद क्या होगा कि हमारा जो ये कैपिलरीज हैं यहाँ से क्या हो जाएगा, इसके अंदर जो है वो वाटर एक्यूमुलेट या ब्लड एक्यूमुलेट हो जाएगा। जनरली जो है वो वाटर एक्यूमुलेट होता है, ब्लड कम ही कंडीशंस में जो है वो एक्यूमुलेट होता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा निमोनाइटिस। ये किसी भी कंडीशन की वजह से हो सकता है, जिसके अंदर हमारा बैक्टीरिया हो गया, हमारा वायरस हो गया, या कोई अदर कंडीशन हो गई, या पोस्ट ऑप की कंडीशन के अंदर, या फिर जो हमारा हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है उसके अंदर हो गया। और इसके अलावा वेंटिकुलर एसोसिएटेड निमोनिया हो गया। बहुत सारे टाइप्स जो हैं वो इसके देखने को हमें मिलते हैं। उस कंडीशन को बोलते हैं निमोनाइटिस। अलग अलग स्टेजेस होती हैं इसकी, कि फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज। अलग अलग इनके बेसिस पे इनको हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कब तक कौन सी स्टेज होगी। जैसे कंसोलिडेशन हो गया, ठीक है, उसके बाद रेड हेपेटाइजेशन हो गया, ग्रे हेपेटाइजेशन हो गया। ये सभी हम इस वीडियो के अंदर आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो निमोनाइटिस होता है उसकी डेफिनेशन क्या होती है। जैसा कि मैंने बताया कि जो हमारे लंग्स होते हैं उनके अंदर जो हमारे पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं उनका क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, निमोनाइटिस बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन के अंदर हमने क्या देखा, इन्फ्लामेशन ऑफ द लंग्स। क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है, किसका होता है, लंग्स का होता है। लंग्स के अंदर पैरेन्काइमेटस जो सेल्स होते हैं, पैरेन्काइमा सेल्स होता है, उनका होता है। विच इज कॉल्ड बाय माइक्रोब्स। जो किसकी वजह से होता है, माइक्रोब्स की वजह से होता है। और माइक्रोब्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, हमारा बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगाई हो गया। और इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी होती हैं, इंटरस्टिशियल और इंट्रा एल्वेलार, दोनों ही कंडीशन, दोनों ही चीज़ों के अंदर जो है फ्लूइड का एक्यूमुलेशन जो है वो देखने को मिलता है। आगे हम देखेंगे इसके टाइप के अंदर कि इंटरस्टिशियल जो है वो हमारा जो टिपिकल हमारा निमोनिया होता है उसके अंदर जो है वो हमें देखने को मिलता है। जबकि इंट्रा एल्वेलार जो होता है वो हमारा एटिपिकल जो निमोनिया होता है उसके अंदर जो है वो हमें देखने को मिलता है। इसके बाद बात आती है इनके टाइप की। तो बहुत सारे टाइप जो है वो हमें निमोनिया के देखने पड़ते हैं अलग अलग बेसिस के ऊपर पे, अलग अलग बेसिस पर, ठीक है। जैसा कि हो गया हमारा एटियोलॉजी के बेसिस पर हो गई कि कौन कौन सी वजह से होगा। उसके बाद आता है हमारा साइन एंड सिम्टम्स के बेसिस पर हो गई, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा लोकेशन के बेसिस पे कि कहाँ पर होगा, ठीक है, क्योंकि हमारे लंग्स बहुत बड़ा है, मतलब बहुत बड़ा इन द सेंस कि हमारे 2 लंग्स है, उसके में भी डिफरेंट पार्ट होते हैं, जैसा कि हमने एनाटॉमी के अंदर पढ़ा था। तो उसमें भी क्या होता है कि कहाँ पर निमोनिया हो रहा है, उस कंडीशन के अंदर उसके बेसिस पर जो है वो हम टाइप्स ऑफ जो निमोनिया होता है उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं। सबसे पहला आता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ एटियोलॉजी। एटियोलॉजी का मतलब होता है कि किस तरीके से जो है वो निमोनिया होगा, कौन कौन से एटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं उनके बेसिस पर। तो सबसे पहला आता है हमारा कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, CAP जिसे हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, CAP। CAP का मतलब होता है C फॉर कम्युनिटी, A फॉर एक्वायर्ड एंड P फॉर निमोनिया। तो हमारा जो कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया होता है वो हमारे कम्युनिटी या फिर हॉस्पिटल सेटिंग से निकलने के, एडमिशन के बाद 48 to 72 आवर्स के अंदर अगर हमें निमोनिया पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है तो हम उस निमोनिया को कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया जो है वो बोलते हैं, ठीक है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं, मतलब कौन कौन से ऐसे बैक्टीरिया, वायरसेस हैं जिनकी वजह से ये कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया जो है वो पेशेंट के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आता है हमारा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया।
निमोनिया। क्या आता है? स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया। जो स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया होता है ये ज़्यादातर जो है वो एडल्ट के अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा जो इसका कलर होता है वो रस्टी कलर होता है। और अगर पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ निमोनिया तो दैट इज स्ट्रेप्टोकोकल। ठीक है। उसके बाद आता है एच इन्फ्लुएंजा, यानी कि क्या होता है? हीमोफिलिक इन्फ्लुएंजा, जिसकी जो होता है हमारा ओल्डर एज पीपल के अंदर, जिसकी वजह से जो ओल्डर एज पीपल होती हैं उनके अंदर ये निमोनिया हमें देखने को मिलता है। किसकी वजह से? एच इन्फ्लुएंजा की वजह से। उसके बाद आते हैं हमारे बहुत सारे वायरसेस, फॉर एग्जाम्पल एडिनो वायरसेस, हर्ब सिम्प्लेक्स वायरसेस, रेस्पिरेटरी सिंटेकल वायरसेस। जो हमारा चिल्ड्रन होते हैं, जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं, उनके अंदर अगर हमें निमोनिया देखने को मिलता है तो उनका मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है? एडिनो वायरस हो गया, हर्ब सिम्प्लेक्स वायरस हो गया। तो ये सारे वायरसेस जो होते हैं वो हमारे देखने को मिलते हैं। तो ये बात थी हमारे इटियोलॉजी के बेसिस पर। सबसे पहला हमारा कौन सा था? कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। उसके बाद आता है हमारा हॉस्पिटल। अब एक तो हो गया कम्युनिटी, एक होता है हॉस्पिटल। कम्युनिटी यानी कि जो हमारा इन्वायरमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग जो अगर हमें निमोनिया देखने को मिलता है उसको बोलते हैं कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। इसके बाद आता है हमारा हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। जो हमारा हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया होता है उसके अंदर एक ही डिफरेंस होता है कम्युनिटी और हॉस्पिटल के अंदर कि जो टाइम होता है वो। ठीक है। अगर 48 to 72 आवर्स ऑफ एडमिशन पेशेंट जो हमें निमोनिया देखने को मिलता है तो दैट इज कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। अगर 72 आवर्स के बाद हमें निमोनिया देखने को मिलता है किसी भी पेशेंट के अंदर तो दैट इज हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। इसका मतलब क्या होता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया का? कि आफ्टर गेटिंग द एडमिशन, जो पेशेंट है उसको एडमिशन होने के बाद जो हॉस्पिटल सेटिंग है वहां से उसने वो जो इन्फेक्शन का, वायरस का या फिर जो भी कॉज है उसने गेन किया है, जिसकी वजह से जो निमोनिया है वो पेशेंट को हमें देखने को मिला है, उसको बोलते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। ठीक है। तो हमने यहाँ पर दो चीज़ देखी कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया जो होता है वो क्या होता है और जो हमारा डिफरेंस क्या होता है हॉस्पिटल और कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया के अंदर। ठीक है। और अगर हम डिस्चार्ज की बात करेंगे तो हो गया एडमिशन, और अगर डिस्चार्ज की बात करें तो 14 डेज ऑफ डिस्चार्ज। अगर पेशेंट जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है तो उसके 14 डेज तक अगर पेशेंट को कोई भी इन्फेक्शन या निमोनिया देखने को मिलता है तो उसको क्या बोलते हैं? हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन या हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। इसके जो मोस्ट कॉमन कॉजेज होते हैं तो वो उनके अंदर आता है एस यूरेंसिस स्ट्रेप्टोकोकस। सेकेंड मोस्ट कॉमन इसका देखने को मिलता है ई कोलाई, और एच इन्फ्लुएंजा जो होता है वो वेंट्रिकुलर एसोसिएटेड निमोनिया के अंदर देखने को मिलता है। जो हमारी ये मोस्ट कॉमन कॉजेज़ हैं इसमें हमें प्रायोरिटी वाइज जो है वो इनके नाम जो होते हैं वो देने होते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा एस्पिरेटिंग निमोनिया। एस्पिरेटिंग निमोनिया के अंदर बहुत सारे डिजीज़ कंडीशन के, इससे पहले भी मैंने बहुत सारी डिजीज़ कंडीशन पढ़ाई हैं जिसके अंदर जो हमारा जैसे एग्जांपल के लिए अस्थमा हो गया, उसके अंदर मैंने कॉम्प्लिकेशंस में बताया था कि निमोनिया जो है वो देखने को मिलता है। तो उन कंडीशंस के अंदर क्या होता है कि कोई और डिजीज़ कंडीशन है जिसकी वजह से स्पूटम या फिर कोई भी वॉमिटिंग अगर किसी पेशेंट को हो रही है तो उसने वो एस्पिरेट कर ली, और एस्पिरेट होने के बाद वो जो है वो निमोनिया का कॉज बन गया। ठीक है। तो वो कंडीशन इसके अंदर हमें देखने को मिलती है। तो इसी का दूसरा नाम होता है केमिकल निमोनिया ड्यू टू द एस्पिरेशन ऑफ द गैस्ट्रिक कंटेंट। जो हमारे मान लो किसी पेशेंट को वॉमिटिंग होगी, किसी पेशेंट को क्या हो गया? वॉमिटिंग जो है वो हमें देखने को मिल रही है। वॉमिटिंग होने के बाद क्या होगा? मान लो कोई भी पेशेंट है, ठीक है, एस्पिरेटिंग गैस्ट्रिक कंटेंट के अंदर क्या होता है कि हमें जो है वो पेशेंट के अंदर मान लो वॉमिटिंग होगी तो उसके बाद क्या होगा कि वो पेशेंट वो एल्वेलाई के पास चला जाएगा। ठीक है। एल्वेलाई के पास जाने के बाद क्या होगा? इन्फ्लामेशन हो जाएगा वहाँ पर। अगर कोई पेशेंट अनकॉन्शियस है, ठीक है, तो वो नहीं बता पाएगा, नहीं आइडेंटिफाई कर पाएगा, तो उस कंडीशन के अंदर हमें एस्पिरेटिंग निमोनिया जो है वो देखने को मिलता है। उसके बाद आता है निमोनिया इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड सिस्टम। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड का मतलब क्या होता है कि मान लो कोई भी पेशेंट जो है वो उसकी इम्यूनिटी डाउन हो गई है, कोई भी रीज़न हो सकता है, किसी सर्जरी की वजह से या फिर कोई सर्जरी की वजह से हो गया, या फिर जो है वो हमें कोई डिजीज़ कंडीशन हुई है जिसकी वजह से उसकी इम्यूनिटी वीक हो गई है। एग्जाम्पल के लिए टीबी हो गया, HIV हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं। तो पेशेंट की इम्यूनिटी वीक होने की वजह से वो बहुत सारी डिजीज़ कंडीशन के प्रॉन हो जाता है कि वहाँ पर उनको
जो है वो निमोनिया देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर उनको बोलते हैं निमोनिया इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड सिस्टम। ठीक है, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन जो है वो निमोनिया देखने को मिलता है। एग्जांपल के लिए किन किन कंडीशंस में जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड निमोनिया जो है वो हमें देखने को मिलता है, HIV हो गया, एड्स हो गया, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, COPD, बेड रिडन, अस्थमा, माल न्यूट्रिशन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, ओल्ड एज थेरेपी, माल न्यूट्रिशन एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स अगर कोई पेशेंट ले रहा है तो वहाँ पर भी। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के अंदर भी ये हमें देखने को मिलता है। उसके बाद आता है ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल, कौन कौन से ऑर्गन जो है वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड के अंदर जो है वो हमें हमारे जो है वो अफेक्ट होते हैं। तो न्यूमोसिस्टिक जो केयर होती है वो हमारी जो है वो इसके अंदर अफेक्ट जो है वो होती है। उसके बाद आता है न्यूमोसिस्टिक जेजनम एम ट्यूबरकुलाई और इन्फ्लुएंजा, ये जो है वो जो हमारे इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट जो होते हैं उनकी वजह से ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जो है वो होता है। ठीक है, उसके बाद आता है VAP। VAP क्या होता है? वेंट्रिकुलर एसोसिएटेड निमोनिया। क्या होता है VAP? वेंट्रिकुलर एसोसिएटेड निमोनिया। वेंट्रिकुलर एसोसिएटेड निमोनिया के अंदर क्या होता है, कोई पेशेंट जो है वो वेंटी पर है। कोई पेशेंट कहाँ पर है? वेंटी पर है। अगर कोई पेशेंट वेंटी पर है तो वहाँ पर क्या होगा, वो पेशेंट है ना प्रोन हो जाएगा किसके? VAP के। VAP के अंदर वेंट्रिकुलर एसोसिएटेड निमोनिया। VAP मतलब वेंट्रिकुलर एसोसिएटेड निमोनिया, यानी कि अगर कोई पेशेंट वेंटी पर है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वो हाई रिस्क पर हो जाएगा कि उस पेशेंट को जो है वो निमोनिया हमें देखने को मिल सकता है। कैन डायरेक्टली एंटर इनटू द एल्वेलाई, और कोई भी बैक्टीरिया। देखो इसमें क्या होता है कि हमारा जो नॉर्मल एयरवे होता है, जैसा कि हमने इसकी एनाटॉमी के अंदर भी पढ़ा था कि हमारे नोज़ के अंदर हेयर्स होती हैं। यहाँ पे मान लो हमारा नोज़ है तो यहाँ पे हेयर्स होंगे, उसके बाद नेज़ोफेरिंग्स आएगा, यहाँ से ओरोफेरिंग्स आएगा, और यहाँ पे ना टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं। तो कोई भी बैक्टीरिया जब हम इनहेल कर लेते हैं तो सबसे पहले हमारी होगी हेयर्स, तो हेयर्स उनको ट्रैप कर लेंगे। ठीक है, तो फर्दर आगे नहीं जाएगा। फिर भी अगर कोई चली जाता है तो टॉन्सिल्स वगैरह जो होते हैं वो उसको ट्रैप कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा बैक्टीरिया होता है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन वेंटी पर क्या होता है कि हम डायरेक्ट जो है वो ओपनिंग लगा देते हैं ट्रैकिया के अंदर। ठीक है, वही तो होता है वेंटी के अंदर कि हम डायरेक्ट जो है वो एयरवे ट्रैकिया के अंदर लगा देते हैं ओपनिंग के थ्रू। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है कि जब ऐसी कंडीशंस हमें पेशेंट को देखने को मिलती हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि डायरेक्टली यहाँ पे ना तो टॉन्सिल्स हैं ना फिर जो है वो हेयर्स हैं, तो इसके कंपैरेटिवली जो है वो यहाँ से बैक्टीरिया बहुत जल्दी चला जाएगा। तो इसीलिए जो होता है हमारा वेंट्रिकुलर एसोसिएटेड निमोनिया जो है वो हमें देखने को मिलता है। उसके बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स। सिम्टम के बेसिस पर हमारे जो है वो दो ही तरीके के जो निमोनिया है वो हमें देखने को मिलता है। फर्स्ट वन इज टिपिकल एंड सेकेंड वन इज एटिपिकल। टिपिकल और एटिपिकल के अंदर जो हमारे ये उसी तरीके से होता है जैसे हम बहुत सारे डिजीज कंडीशन के अंदर देखते हैं ना कि एक्यूट और क्रॉनिक। ठीक है, तो उसी तरीके से ही इनके दो सिम्टम्स के बेसिस पर इनको दो टाइप में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज टिपिकल एंड सेकेंड वन इज एटिपिकल। जो हमारा टिपिकल होता है वो हमारा एक्यूट होता है, तो हमारा एटिपिकल क्या होगा? क्रॉनिक होगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, क्रॉनिक होगा। ये सडन ऑनसेट होगा तो वो क्या होगा? धीरे धीरे होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्लो प्रोग्रेसिव। ठीक है, कॉज बाय बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया की वजह से होगा। उसका कोई भी रीज़न हो सकता है, वो वायरस या फिर फंगाई की वजह से भी। जनरली जो है वो बैक्टीरिया या फिर वायरस फंगाई की वजह से देखने को मिलता है। इसके अंदर हाई ग्रेड फीवर है तो उसके अंदर क्या होगा? लो ग्रेड फीवर। इसके अंदर इंट्रा एल्वेलर एरिया अफेक्टेड है तो उसके अंदर क्या होगा? इंटरस्टिशियल होगा। ठीक है, इसके अंदर प्रोडक्टिव पुरुलेंट स्पूटम है तो उसके अंदर क्या होगा? स्कैंटी होगा। ठीक है, इसके अंदर स्पूटम मोर है तो उसके अंदर क्या होगा? स्पूटम लेस होगा। इसके अंदर प्रोग्रेसिव गुड है तो उसके अंदर क्या होगा? प्रोग्रेसिव लेस होगा। तो यही चीज़ें हमें इसके अंदर देखने को मिलती हैं। ये सारी चीज़ें पता होंगी कि एक्यूट क्या होता है, कि जो डिजीज कंडीशन सडन होती है। ठीक है, क्रॉनिक कौन सी कंडीशन होती है? अगर एक्यूट ट्रीट नहीं हुई तो दैट विल लीड टू द क्रॉनिसिटी। ठीक है, उसको हम क्रॉनिक बोलते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। अगर हम एटिपिकल की बात करें तो स्लो होगा, प्रोग्रेसिव होगा, वायरस या फंगाई की वजह से होगा, लो ग्रेड फीवर होगा, इसमें इंटरस्टिशियल होगा, उसमें इंट्रा एल्वेलर था। इसके अंदर ड्राई और स्कैनेटिक स्पूटम था, उसके अंदर क्या था? प्रोडक्टिव पुरुलेंट स्पूटम था। इसके अंदर स्पूटम लेस है, उसके अंदर मोर है। प्रोग्रेसिव इसके अंदर पुअर है, उसके अंदर मोर है। यही चीज़ें हमें देखने को मिल रही थी। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा
इसके बाद आता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, कि लोकेशन के बेसिस पर जो हमारा निमोनिया होता है वो कितने टाइप का होता है। तो फर्स्ट वन इज ब्रोंकियल, फर्स्ट वन इज ब्रोंकोनिमोनिया। ब्रोंकोनिमोनिया एज अ नेम सजेस्ट, जैसा कि इसका नाम बता रहा है कि ब्रोंकोनिमोनिया मतलब कोई भी जो ब्रोंक्यूल्स है हमारा वो अफेक्टेड होगा, जिसकी वजह से जो है वो हमें निमोनिया देखने को मिलेगा। ठीक है, लंग्स अफेक्टेड होंगे, पैचेड डिस्ट्रीब्यूशन होगा। मान लो ये हमारे लंग्स हैं, ठीक है, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहीं पे भी पैचेड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यही होता है कि थोड़ा थोड़ा पार्ट जो होता है वो होल जो लंग है हमारा वो अफेक्टेड होगा, उसी को बोलते हैं पैचेड डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड वन इज लोबार निमोनिया। लोबार निमोनिया मतलब हमारे जो लंग्स होते हैं उसके अंदर लॉब्स डिवाइडेड होते हैं, ठीक है, उसके अंदर जो है वो हमारे लॉब्स डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, तो उन लॉब्स, अगर कोई भी एक लॉब अफेक्टेड है या दो लॉब अफेक्टेड है तो उस कंडीशन के जो अंदर जो है वो हमें लोबुलर जो निमोनिया होता है वो देखने को मिलता है। थर्ड वन है सेगमेंटल निमोनिया। सेगमेंटल निमोनिया का मतलब क्या होता है, कोई भी लंग्स का एक सेगमेंट अफेक्टेड होगा, मान लो ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, कोई भी हो गया, ठीक है, पर्टिकुलर एक सेगमेंट अगर अफेक्टेड होगा तो दैट इज सेगमेंटल निमोनिया। फोर्थ वन इज एकिनार निमोनिया। एकिनार, एसिनार जो सेल्स होती हैं हमारे, ठीक है, एसिनार दो चीज़ें बताई थी मैंने जब हमने एनाटॉमी स्ट्रक्चर पढ़ा था रेस्पिरेटरी सिस्टम का। एक होता है हमारा रेस्पिरेटरी जोन एंड सेकंड वन इज कंडक्टिंग जोन। जो रेस्पिरेटरी जोन होता है उसके अंदर आते हैं हमारे ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाइस, हमारे एल्वेलाई, लंग्स, ठीक है, और जो हमारा कंडक्टिंग जोन होता है उसके अंदर आते हैं हमारे नोज हो गया, फेरिंग्स हो गया, लैरिंग्स हो गया, जो सिर्फ और सिर्फ एयर को जो कंडक्ट करने का काम करेंगे। क्या बताया था मैंने, कंडक्टिंग जोन और रेस्पिरेटरी जोन। कंडक्टिंग जोन के अंदर क्या बताया था कि सिर्फ और सिर्फ एयर को कंडक्ट करेंगे और आगे रेस्पिरेटरी जोन को ट्रांसफर करेंगे। जबकि रेस्पिरेटरी जोन का फंक्शन क्या होता है, रेस्पिरेटरी जोन का फंक्शन होता है कि भाई अब एयर तो मेरे पास आ गई, अब मैं क्या करूँ इसका, अब मैं क्या, भाई ऑब्वियसली बात है मेरा फंक्शन रेस्पिरेशन करने का है तो मैं क्या करूँगा, रेस्पिरेट करूँगा, गैसेस को एक्सचेंज करूँगा। तो मेन काम जो होता है वो रेस्पिरेटरी जोन का होता है। तो वहीं पर जो ये एसिनाई सेल जो होते हैं वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं उसी एरिया के अंदर। अगर उनमें से कोई भी अफेक्टेड लोब होता है, एल्वेलाई अफेक्ट हो गए हमारे, ठीक है, ब्रोंक्यूल्स अफेक्ट हो गए, ठीक है, तो उनके अंदर जो है ये हमारे देखने को मिलता है एसिनार निमोनिया। ठीक है, और इसके अलावा एक और पॉइंट था इसके अंदर कि जो हमारा कंडक्टिंग जोन होता है उसको हम डेड स्पेस भी बोलते हैं, क्योंकि वो रेस्पिरेशन के जो रिएक्शंस हो रही है उनमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। एंड लास्ट वन इज रेटिकुलर निमोनिया। रेटिकुलर निमोनिया के अंदर क्या होता है, इंटरस्टिशियल पार्ट जो होता है वो अफेक्टेड होता है। ठीक है, इंटरस्टिशियल पार्ट अफेक्टेड होगा जिसकी वजह जिसको हम क्या बोलते हैं, रेटिकुलर निमोनिया बोलते हैं। ठीक है, हमने 3 टाइप के जो ब्रॉडली डिवीजन हमने पढ़ा निमोनिया का, 3 टाइप्स का, कि सबसे पहले हमने देखा कि जो निमोनिया होता है ऑन द बेसिस ऑफ एटियोलॉजी, एटियोलॉजिकल बेसिस पे हमने देखा कि कम्युनिटी एक्वायर्ड हो गया, हॉस्पिटल एक्वायर्ड हो गया, वेंटिकुलर एसोसिएशन हो गया, एस्पिरेटिंग हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने देखा लोकेशन के बेसिस पे, इसमें देखा हमने सिम्टम्स के बेसिस पर, उसमें देखा हमने 2 टाइप, टिपिकल एंड एटिपिकल, एंड थर्ड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। उसके अंदर हमने देखा ब्रोंकियल निमोनिया, लोबुलर, सेगमेंटल, एसिनार, रेटिकुलर निमोनिया। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा पैथोफिजियोलॉजी। क्या आता है, पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी के अंदर क्या हो गया, हम पहले मोटा मोटा वैसे देखते हैं कि कोई भी मान लो इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट आया, ठीक है, वो कहाँ पे चला गया हमारा, उसने हमारी इम्यूनिटी अफेक्ट कर दी, या फिर हमारे जो एल्वेलार है, एल्वेलाई हैं, उनको अफेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से हमारी कैपिलरी परमेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से फ्लूइड है वो एल्वेलाई के अंदर कलेक्ट हो जाएगा। और अगर फ्लूइड ही कलेक्ट हो गया हमारे एल्वेलाई के अंदर तो हमने उस कंडीशन को बोला क्या था, निमोनिया। यही तो पैथोफिजियोलॉजी होती है ना, कि भाई कैसे हुआ डिजीज कंडीशन, कोई भी एटियोलॉजिकली एजेंट आया, उसने हमारी इम्यूनिटी डाउन की, क्योंकि अगर हमारी इम्यूनिटी जो है डाउन नहीं होगी तो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो बहुत अच्छे से काम करेगा। ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो हमें इन्फेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इम्यून रिस्पॉन्स को इंक्रीज करेगा। इम्यून रिस्पॉन्स को इंक्रीज करने का मतलब क्या हुआ कि हमारे जो WBCs हैं उनको इंक्रीज करेगा। अगर वो इंक्रीज हुए तो हमें क्या देखने को मिलता है कि इन्फेक्शन हुआ है। ठीक है, इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी को इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से फ्लूइड जो है वो एल्वेलाई के अंदर कलेक्ट हो जाएगा, और एल्वेलाई के अंदर फ्लूइड कलेक्ट होने के बाद क्या होता है, हम उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, निमोनिया बोलते हैं। इसके बाद आता है हमारा स्टेजेस ऑफ निमोनिया। जो हमारे निमोनिया होता है उनकी
की 4 स्टेजेस जो हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। जो सबसे पहली फर्स्ट 1 स्टेज होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, कंसोलिडेशन या फिर कंजशन। क्या बोलते हैं, कंसोलिडेशन या फिर कंजशन। कंजशन के अंदर क्या होता है, जैसा कि निमोनिया के अंदर हमने इसकी पैथोफिजियोलॉजी के अंदर पढ़ा कि सबसे पहले क्या होगा कि एटियोलॉजी मतलब कोई भी इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट आया, इन्फेक्शन हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारी जो इम्यून रिस्पॉन्स वो इंक्रीज हुआ, फिर उसके बाद कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज हुई, फिर उसके बाद क्या है, एल्वेलाई के अंदर जो फ्लूइड कलेक्ट हो गया, फिर हमारा निमोनिया हो गया। तो इसके अंदर कंसोलिडेशन या कंजेशन के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो हमारे एल्वेलाई हैं ना, सॉरी, जो हमारी कैपिलरीज हैं उनकी परमेबिलिटी क्या हो जाएगी, कैपिलरीज की जो है वो हमारी परमिएबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। उसको क्या बोलते हैं, कंसोलिडेशन या फिर कंजेशन। उसके बाद आता है रेड हेपेटाइजेशन। रेड हेपेटाइजेशन एज अ नेम सजेस्ट, रेड मतलब समथिंग कुछ ब्लड से रिलेटेड होगा, ठीक है, तो यानी कि रेड हो जाएगा, यानी कि क्या होगा, हमारा ब्लड का कलेक्शन यानी कि आरबीसीज होंगी। हेपेटाइजेशन यानी कि वहाँ पे जो है वो कलेक्शन हमें देखने को मिलेगा, एक्स्ट्रावेसेशन ऑफ आरबीसी, जिसको हम क्या बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ आरबीसीज भी बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज ग्रे हेपेटाइजेशन। ग्रे हेपेटाइजेशन के अंदर क्या होता है, जो हमारी आरबीसीज होती हैं उसका डिसइंटीग्रेटेड हो जाता है, और डिसइंटीग्रेटेड हो जाता है किसकी हेल्प से, एल्वेलार मैक्रोफेजेस की हेल्प से। किसकी वजह से, एल्वेलार मैक्रोफेजेस की वजह से जो है वो हमें क्या देखने को मिलता है, आरबीसीज का डिसइंटीग्रेशन देखने को मिलता है। उसके बाद आता है रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, रिकवरी। क्या होती है, कंप्लीट रिकवरी, ठीक है, इसको बोलते हैं रिजोल्यूशन। इसके बाद आते हैं हमारे साइन एंड सिम्टम्स। कोई भी इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, रेडनेस देखने को मिलेगी, लॉस ऑफ फंक्शन होगा, फीवर होगा। उसके बाद क्या देखने, एज ए रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीज कंडीशन है तो कफ होगा, स्पूटम होगा, डिस्निया होगा, यही चीज़ें हमें जो है वो देखने को मिलेंगी। इसके अलावा सिम्टम्स के बेसिस पर हमने इसके वो देखे थे, टाइप देखे थे निमोनिया के, तो वहाँ पे हमने एक फीवर भी देखा था, तो फीवर भी होगा, ठीक है, फीवर हो गया, फीवर विद चिल्स। प्लूराइटिस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन होगा, आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, चेस्ट पेन होगा, ठीक है, कफ विद स्पूटम, कफ होगा पेशेंट को, उसके साथ जो है वो स्पूटम देखने को मिलेगा। अब स्पूटम अलग अलग तरीके का होगा, स्पूटम जो है वो क्या होगा, अलग अलग तरीके का होगा, ठीक है। अगर बैक्टीरियल की कंडीशन है तो हमें जो स्पूटम है वो म्यूकोपुरुलेंट देखने को मिलेगा। उसके अलावा अगर किसी पेशेंट को एम ट्यूबरक्यूलाई की वजह से जो निमोनिया है तो क्या हमें ब्राउन कलर का स्पूटम जो है वो देखने को मिलेगा। तो ऐसे अलग अलग डिजीज़ कंडीशन में अलग अलग जो एजेंट होते हैं उनकी वजह से अलग अलग स्पूटम देखने को मिलता है। जैसे हमारा वायरस, कोई भी वायरस हो गया, जो हमारा हर्ब सिम्प्लेक्स वायरस हो गया, ठीक है, उसकी वजह से अगर कोई इन्फेक्शन है, किसी भी वायरस की वजह से इनको इन्फेक्शन है तो क्या हो गया, म्यूकोइड स्पूटम म्यूकोइड स्पूटम जो है वो हमें देखने को मिलता है, ठीक है। जेली लाइक स्पूटम देखने को मिलेगा हमें, किस कलर का, रेड कलर का, रेड करेक्ट जेली लाइक स्पूटम देखने को मिलेगा हमें, ठीक है। उसके अलावा हमें रस्ते कलर स्पूटम देखने को मिलेगा। ये मैंने पहले ऊपर भी बताया था, मोस्ट कॉमन जो एडल्ट के अंदर देखने को मिलता है स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद आता है डिस्निया होगा। डिस्निया मतलब डिफिकल्ट इन ब्रीथिंग, दैट इज टेकिकार्डिया, टिकिपनिया, हाइपोक्सिया, हाइपोकैप्निया। अगर डिस्निया है तो एसेसरी मसल्स ऑब्वियस बात है यूज होंगी। चेस्ट हैवीनेस होगा, लंग्स कंप्लायंसेस डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि जो लंग्स प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाएगी, ठीक है। स्पूटम जैसे मैंने बताया था, अलग अलग जो है वो स्पूटम अलग अलग तरीके का जो कलर है वो शो करेंगे। अगर किसी को बैक्टीरियल की वजह से है तो म्यूकोपुरुलेंट, वायरस है तो म्यूकोइड स्पूटम, ठीक है। रस्टी कलर है तो स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया, रेड कलर है तो सेला टर्शिका या फिर कोई सेला बैक्टीरिया वगैरह है इसकी वजह से, ब्राउन कलर एम ट्यूबरकुलाई, ग्रीन कलर शूडोमोनास, ब्लैक कलर चेन स्मोकर, कॉल माइन वर्कर देखने को मिलता है। उसके अलावा होता है कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन क्या होता है वो मैंने ऊपर बता दिया था कि हमारी जो कैपिलरी परमेबिलिटी होती है उनका इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से इंट्रा एल्वेलार जो फ्लूइड है वो इंक्रीज हो जाएगा। उसको हम क्या बोलते हैं, कंसोलिडेशन होना लंग्स के अंदर। डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले होगा हिस्ट्री कलेक्शन, सेकंड वन इज फिजिकल एग्जामिनेशन एंड थर्ड वन इज जो हमारा स्पूटम हो गया। मेन इसमें जो स्पूटम होता है ना वो होता है, ताकि उसकी वजह से, उसके कलर की वजह से हम डिटेक्ट कर पाएंगे कि हमें किस तरीके का जो है वो इन्फेक्शन या किस तरीके का जो निमोनिया है वो देखने को मिल रहा है। ब्लड कल्चर करेंगे, SpO2 चेक करेंगे, ABG आर्टेरियल ब्लड गैस करेंगे, चेस्ट एक्सरे जो है वो हम करेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से हमें ये पता चलेगा कि कौन से पार्ट में लोकेशन का जो
जो है वो हमें पता चलेगा। ठीक है, स्पूटम से हमें पता चलेगा कौन से बैक्टीरिया की वजह से हुआ है, चेस्ट एक्सरे से हमें पता चलेगा कि कौन से एरिया के अंदर हुआ है। अगर मैनेजमेंट की बात करें तो एंटीबायोटिक्स देंगे, जिसके अंदर एंटीबायोटिक्स, कुछ एंटीबायोटिक्स का मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है एग्जांपल के लिए, सेफ्ट्रिक्सामाइन, एमोक्सिसिलिन, डॉक्सीसाइक्लिन और एंटीवायरल देंगे अगर वायरस की कंडीशन में। अब इसके अंदर क्या होता है कि अगर बैक्टीरिया की वजह से हुआ तो एंटीबायोटिक्स देंगे, एंटीवायरल की वायरस की वजह से हुआ तो हम एंटीवायरल देंगे। एंटीवायरल के अंदर आता है एसाइक्लोविर, ओस्टिलामाइरिन, एंटीफंगल के अंदर वेरिकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, एंटीपायरेटिक्स देंगे फीवर की कंडीशन के अंदर, एनाल्जेसिक देंगे पेन के लिए, म्यूकोकाइनेटिक्स देंगे जो हमारा म्यूकस वहाँ पर एक्यूमुलेट हुआ है, ठीक है, जो हम ताकि उस म्यूकस को है जो इजीली रिमूव आउट किया जा सके। अगर नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें तो डिस्निया है तो पोजीशन देंगे हम फाउलर पोजीशन, सो दैट वी कैन प्रिवेंट द पेशेंट फ्रॉम डिस्निया। O2 थेरेपी देंगे, हाइपोक्सिया को प्रिवेंट करने के लिए डीप ब्रीथ एक्सरसाइजेस बोलेंगे हम पेशेंट को, सो दैट दे कैन एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली। क्लीन करेंगे एयरवे को ताकि जो म्यूकस वहाँ पे एक्यूमुलेट है, जो स्पूटम है, उसको हम इजीली रिमूव कर सकें। सक्शन करेंगे हम, सक्शन के बाद जो हमारा सक्शन प्रॉपरली हम स्टेराइल टेक्निक से करेंगे, ठीक है। चेस्ट फिजियोथेरेपी हम देंगे पेशेंट को, जिसकी वजह से जो है वो हमारा जो रेस्पिरेटरी फंक्शन है वो प्रॉपर हो सके। उसके बाद फ्लूइड इनटेक जो है वो हम इंक्रीज़ करेंगे, 3 लीटर होना चाहिए पर डे के हिसाब से। प्रोवाइड स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट डाइट, थोड़ी देंगे लेकिन कंटिन्यूसली देंगे, मतलब तो ये नहीं है कि हम एक ही बार पेशेंट को बहुत भर के खाना दे दें, नहीं, थोड़ा थोड़ा खाना देंगे, अलग अलग टाइम पे देंगे। प्रोवाइड करेंगे हाई कैलोरी हाई प्रोटीन डाइट, ठीक है, उसकी डाइट में इंक्लूड करेंगे हम कैलोरीज और प्रोटीन, विटामिन और एबीजी वाइटल्स एंड एबीजी मॉनिटरिंग करेंगे, ठीक है, कंटिन्यूसली। प्रिवेंट करेंगे कि हम जो ये इन्फेक्शन है वो स्प्रेड ना हो या कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो ना इम्प्रूव हो, ठीक है। प्रॉपर हैंड वॉशिंग करेंगे और पेशेंट को एडवाइस करेंगे डिस्पोजेबल ऑफ रेस्पिरेटरी सिक्रेशन। अगर स्पूटम है, अगर पेशेंट जो है वो कफ कर रहा है तो प्रॉपर मास्क का यूज़ करे, हैंड्स का यूज़ करे, उसके बाद हैंड वॉश करे, या फिर जो पेशेंट है वो स्पूटम कर रहा है तो बाद में उसको प्रॉपरली जो है वो डिस्पोज करे, ठीक है। स्पूटम को हम डिसइंफेक्ट कर सकते हैं बाय 5% जो है फिनॉल उससे और इंसिनरेशन से। अगर यहीं पर मैं कॉम्प्लिकेशंस की बात करूं तो निमोनिया खुद भी बहुत डिजीज़ का जो है वो कॉम्प्लिकेशंस होता है, लेकिन इसकी भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जिसके अंदर आता है हमारा अस्थमा, COPD। अस्थमा ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया, ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी पढ़ा दी है, ठीक है। अगर किसी को पढ़नी है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे मेरी जो चैनल है उसके अंदर आपको मिल जाएगा, गो एंड चेक। अस्थमा देखने को मिलेगा, COPD कॉर्नरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ जिसके अंदर ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा हमें देखने को मिलता है। प्लूरल इफ्यूजन देखने को मिलेगा। प्लूरल इफ्यूजन के अंदर क्या होता है, फ्लूइड का जो है वो एक्यूमुलेशन हो जाता है हमारा प्लूरल स्पेस के अंदर। न्यूमोथोरेक्स हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद रेस्पिरेटरी फेलियर, एटेलेक्टेसिस, कोलैप्सिंग ऑफ द लंग्स, ठीक है। इसके अगर हम प्रिवेंशन की बात करें तो PCV वैक्सीन देंगे हम पेशेंट को, और हिब जो है वो वैक्सीन देंगे हम पेशेंट को। तो ये